यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। हाटे होटल के भीतर एक खूनी भोज जारी था। हनु, बंटी और दो प्रेत कुत्तों में इतनी ताकत थी कि वे सामान्य इंसानों को पूरी तरह रौंद सकते थे। जहां से वे गुजरते, वहां खून और कत्लेआम की आंधी चल जाती। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। चिराग शेखावत गंभीरता से सोच में डूबा था। जय हांडा ने एक बार उच्च स्तरीय ज़ॉम्बी शब्द का उल्लेख किया था। उसके अनुसार ज़ॉम्बियों को स्तरों में बांटा गया था। उच्च स्तरीय ज़ॉम्बी तो बस एक सामान्य नाम था। सामान्य ज़ॉम्बियों के ऊपर स्तर एक ज़ॉम्बी आते थे, जिनमें एक ठोस मानसिक ऊर्जा कोर सायोनिक कोर बन चुका होता था। उनकी ताकत स्तर एक महाशक्तिधारी के बराबर होती थी। उनसे भी ऊपर थे स्तर 2 ज़ॉम्बी, जिनकी ताकत स्तर 2 महाशक्तिधारियों के समान मानी जाती थी। हालांकि जय हांडा ने अब तक कुछ ही स्तर 1 ज़ॉम्बियों को देखा था और कभी भी स्तर 2 ज़ॉम्बी का सामना नहीं किया था। मानसिक ऊर्जा कोर, अगर तुलना करनी ही हो तो क्या इसे स्वर्ण कोर या लाश कोर कह सकते हैं? स्वर्ण कोर तो केवल वे साधक बनाते हैं जो स्वर्ण कोर चरण में पहुंच चुके होते हैं। लाश कोर बनाने के लिए भी लाश सेनापति चाहिए होता है, जिसकी ताकत स्वर्ण कोर साधक के बराबर हो। मेरे 2 शव कठपुतले अब भी लाश कोर बनाने से बहुत दूर हैं। इस दुनिया की महाशक्तिधारी प्रणाली के अनुसार वे किस स्तर के ज़ॉम्बी माने जाएंगे? चिराग हल्की हंसी हंसा और इस विषय पर ज्यादा विचार करने से इनकार कर दिया। आखिरकार दोनों प्रणालियां अलग थीं और उनकी सीधी तुलना नहीं की जा सकती थी। कुछ ही देर में हनु 6 ताकतवर पुरुषों को लेकर छत पर पहुंचा। वे सब कांप रहे थे। उनमें से एक तो डर के मारे पेशाब भी कर बैठा था। हनु, जिसके मुंह के कोने पर अब भी एक इंसानी उंगली लटकी थी, उसे निगल गया और कुछ दहाड़े मारकर यह संकेत दिया कि उसका काम पूरा हो गया है। चिराग ने हल्का सिर हिलाया। इस दौरान उसने शव परिशोधन औषधि की 6 खेप तैयार कर ली थीं। एक भव्य इशारे में उसने हनु को उन्हें बाथटब में फेंकने का निर्देश दिया ताकि परिशोधन प्रक्रिया शुरू हो सके। इस बीच वह अपने उड़न यंत्र पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। हाटे होटल के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, ऐसे क्षेत्रों की खोज में जहां ज़ॉम्बी अधिक संख्या में हों। उसका मुख्य उद्देश्य अब भी नहीं बदला था, रक्त परिशोधन यंत्रणा स्थापित करना और बड़ी संख्या में ज़ॉम्बियों की बलि देना। श्ववाट, चिराग अपने उड़ते हुए तलवार पर आसमान में झूमता हुआ बढ़ चला। जब से मानव गतिविधियां ठप पड़ी थीं, नील तारा की हवाएं और आसमान एकदम निर्मल हो गए थे। नीचे झांकते हुए चिराग ने वीरान शहर को देखा। ऊंची इमारतें लताओं से ढक चुकी थीं। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बैलें सैकड़ों मीटर ऊपर तक कैसे चढ़ गईं। शायद जानवरों की तरह पौधे भी मानसिक ऊर्जा से प्रभावित होकर थोड़ा बहुत उत्परिवर्तित हो गए थे। चिराग उड़ता रहा, कभी नीचे की स्थिति देखता और सिर हिलाता। वह संतुष्ट नहीं था। कई क्षेत्रों में ज़ॉम्बी बहुत ही बिखरे हुए थे। ऐसे में रक्त परिशोधन यंत्रणा का उपयोग करना व्यर्थ होता। आखिरकार यंत्रणा को सक्रिय करने में आत्मा पत्थरों की जरूरत होती है। उसके पास जितने आत्मा पत्थर थे, वे अधिकतम आधे घंटे तक ही यंत्रणा को सक्रिय रख सकते थे। वो स्थान तो उपयुक्त लग रहा है। चिराग की आंखें चमक उठी। उसने देखा कि अधूरी बनी एक इमारत में 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बियों की भीड़ इकट्ठी थी। वे ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे थे, जैसे किसी चीज ने उन्हें बुलाया हो। चिराग तुरंत अपनी उड़ती तलवार को उस दिशा में मोड़ता है। इस वक्त अधूरी इमारत की ऊपरी मंजिलों में 2 मजबूत पुरुष काले कपड़ों में एक बुजुर्ग को सहारा देते हुए ऊपर की ओर भाग रहे थे। बुजुर्ग का शरीर पसीने से भीगा था और वह लगभग घसीटा जा रहा था, फिर भी वह एक बड़े डिब्बे को कसकर पकड़े हुए था। कुछ ही पलों में वे छत पर पहुंच गए। दोनों पुरुषों ने वॉकी टॉकी निकालकर मदद के लिए संदेश भेजा और वहां मौजूद फर्नीचर से छत के दरवाजे को अवरुद्ध कर दिया। बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा और हांफने लगा। कुछ देर बाद बोला, साथियों, मैं अब एक बोझ बन गया हूं। मेरे रहते आपकी जिंदगी खतरे में है। ये स्तर 3 मानसिक ऊर्जा कोर ले लीजिए और मुझे यहीं छोड़ दीजिए। इसे पाने के लिए कई लोगों की जान गई है, इसे खोना नहीं चाहिए। दोनों पुरुषों ने तुरंत सिर हिला दिया। एक, जिसका नाम जुआंग कियांग था, गंभीरता से बोला, प्रोफेसर जेन, आप लखनपुर राज्य के जीवन विज्ञान अनुसंधान संस्थान के प्रमुख हैं। आपकी जान हमारी जान से कहीं ज्यादा कीमती है।
अगर हम मर भी जाएं, तब भी आपको जिंदा रहना चाहिए। दूसरे, जिसका नाम था सुनील मेंग, ने भरोसा दिलाया, चिंता मत कीजिए, हम यहाँ आने से पहले काली धार सुरक्षा बल से संपर्क कर चुके थे। वे हेलीकॉप्टर भेजेंगे, संदेश भेजा जा चुका है, उन्हें जल्दी आना चाहिए, बस हमें थोड़ा समय काटना है। प्रोफेसर झेंग ने धीरे से सांस छोड़ी, दुनिया अब बहुत बदल चुकी है, मुझे डर है कि हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ ही मिनट बाद जोरदार धमकियों और ज़ॉम्बियों की दहाड़ों ने वातावरण को कंपा दिया। ये स्पष्ट था कि ज़ॉम्बियों ने जीवित लोगों की गंध पकड़ ली थी और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ज़ुआंग कियांग और सुनील मेंग ने मिलकर अपनी ताकत से अवरोध को और मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन दो लोग हजारों ज़ॉम्बियों की ताकत के आगे क्या कर सकते थे। एक जोरदार धमाके के साथ फर्नीचर बिखर गया और दर्जनों ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। अचानक आकाश में तलवार की गूंज सुनाई दी। अगले ही पल एक युवा आकृति आकाश से उतरती दिखाई दी। उसने अपनी लंबी आस्तीन फहराई और तेज हवा का झोंका उठा। तीनों आदमी चौंक उठे, क्योंकि ज़ॉम्बी अब बिना सिर वाले पागल जैसे हो गए थे। उनके सामने जीवित लोग खड़े थे, फिर भी वे उन्हें न देख पा रहे थे और न सूंघ पा रहे थे। उस युवक ने उंगली चटकाई और एक ऊर्जा किरण नीचे भेजी, जैसे भूखे भेड़ियों को मांस की गंध मिल गई हो। ज़ॉम्बी उसी ओर दौड़ पड़े। पल भर में ही सब ज़ॉम्बी गलियारे में घुस गए। युवक ने एक हाथ हिलाया और छत का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर उसने एक पीला तावीज़ निकाला और दरवाजे पर चिपका दिया। फिर वह तीनों की ओर बढ़ा। ज़ुआंग और सुनील उसे देखकर स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता उनके सामने खड़ा हो। प्रोफेसर झेंग उस युवक को ध्यान से देखने लगा। उसका पहनावा किसी अमर साधक की तरह था। कृपया बताइए, आपने ऐसा क्या किया कि ज़ॉम्बी अब हमें नहीं पहचान पा रहे? ज़ुआंग की आंख पूछ बैठा। चिराग ने सहजता से जवाब दिया, बस एक मामूली आच्छादन मंत्र। यह आच्छादन मंत्र साधना के प्रारंभिक चरण का एक सामान्य मंत्र था जो जीवों की ऊर्जा को पूरी तरह छुपा देता था। ज़ॉम्बी दृष्टिहीन होते हैं और केवल गंध के आधार पर जीवितों का पता लगाते हैं। जब ऊर्जा छुपा दी जाती है तो ज़ॉम्बी दिशा भ्रमित हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी मानव ऊर्जा छोड़कर उन्हें बहका दिया जाता है। ज़ुआंग कुछ और पूछने ही वाला था कि दरवाज़ा फिर से जोर से हिला और ज़ॉम्बियों की दहाड़ गूंज उठी। तीनों आदमी सहम गए, लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बिल्कुल अडिग खड़ा था। हजारों ज़ॉम्बियों के हमले के बावजूद उसमें कोई असर नहीं हुआ। चिंता मत करो, मैंने उस पर शिला रक्षक तावीज़ लगाया है, अब ये अंदर नहीं आ पाएंगे, चिराग ने शांत स्वर में कहा। ये तावीज़ किसी भी वस्तु को कठोर और मजबूत बना देता था। इतनी भीड़ में भी एक बार में मुश्किल से 10-12 ज़ॉम्बी ही हमला कर सकते थे। एक तावीज़ ही काफ़ी था। तीनों पुरुष अब भी स्तब्ध थे। शिला रक्षक तावीज़, यह क्या है? चिराग ने उन पर नज़र डाली और फिर बुजुर्ग के हाथ में पकड़े डिब्बे की ओर इशारा कर पूछा, इसमें क्या है जिसे देखकर ज़ॉम्बी पागल हो रहे हैं? बिल्कुल, ये रहा दोबारा लिखा गया पूरा अनुवाद, पहले जैसा ही अनुभवी भारतीय लेखक की शैली में, बिना शीर्षक या अतिरिक्त टिप्पणी के, और अंत में नामों की सूची भी शामिल है। हाटे होटल के भीतर एक खूनी भोज जारी था। हनु, बंटी और दो प्रेत कुत्तों में इतनी ताकत थी कि वे सामान्य इंसानों को पूरी तरह रौंद सकते थे। जहां से वे गुजरते, वहां खून और कत्लेआम की आंधी चल जाती। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। चिराग शेखावत गंभीरता से सोच में डूबा था। जय हांडा ने एक बार उच्च स्तरीय ज़ॉम्बी शब्द का उल्लेख किया था। उसके अनुसार ज़ॉम्बियों को स्तरों में बांटा गया था। उच्च स्तरीय ज़ॉम्बी तो बस एक सामान्य नाम था। सामान्य ज़ॉम्बियों के ऊपर स्तर एक ज़ॉम्बी आते थे, जिनमें एक ठोस मानसिक ऊर्जा कोर सायोनिक कोर बन चुका होता था। उनकी ताकत स्तर एक महाशक्तिधारी के बराबर होती थी। उनसे भी ऊपर थे स्तर 2 ज़ॉम्बी, जिनकी ताकत स्तर 2 महाशक्तिधारियों के समान मानी जाती थी। हालांकि जय हांडा ने अब तक कुछ ही स्तर 1 ज़ॉम्बियों को देखा था और कभी भी स्तर 2 ज़ॉम्बी का सामना नहीं किया था। मानसिक ऊर्जा कोर, अगर तुलना करनी ही हो तो क्या इसे स्वर्ण कोर या लाश कोर कह सकते हैं? स्वर्ण कोर तो केवल वे साधक बनाते हैं जो स्वर्ण कोर चरण में पहुंच चुके होते हैं। लाश कोर बनाने के लिए भी लाश सेनापति चाहिए होता है, जिसकी ताकत स्वर्ण कोर साधक के बराबर हो। मेरे 2 शव कठपुतले अब भी लाश कोर बनाने से बहुत दूर हैं। इस दुनिया की महाशक्तिधारी प्रणाली के अनुसार वे किस स्तर के ज़ॉम्बी माने जाएंगे? चिराग हल्की हंसी हंसा और इस विषय पर ज्यादा विचार करने से इनकार कर दिया। आखिरकार दोनों प्रणालियां अलग थीं और उनकी सीधी तुलना नहीं की जा सकती थी।
कुछ ही देर में हनु 6 ताकतवर पुरुषों को लेकर छत पर पहुंचा। वे सब कांप रहे थे। उनमें से एक तो डर के मारे पेशाब भी कर बैठा था। हनु, जिसके मुंह के कोने पर अब भी एक इंसानी उंगली लटकी थी, उसे निगल गया और कुछ दहाड़े मारकर यह संकेत दिया कि उसका काम पूरा हो गया है। चिराग ने हल्का सिर हिलाया। इस दौरान उसने शव परिशोधन औषधि की 6 खेप तैयार कर ली थीं। एक भव्य इशारे में उसने हनु को उन्हें बाथटब में फेंकने का निर्देश दिया ताकि परिशोधन प्रक्रिया शुरू हो सके। इस बीच वह अपने उड़न यंत्र पर सवार होकर आसमान में उड़ गया। हाटे होटल के चारों ओर चक्कर लगाता रहा, ऐसे क्षेत्रों की खोज में जहां ज़ॉम्बी अधिक संख्या में हों। उसका मुख्य उद्देश्य अब भी नहीं बदला था, रक्त परिशोधन यंत्रणा स्थापित करना और बड़ी संख्या में ज़ॉम्बियों की बलि देना। श्ववाट, चिराग अपने उड़ते हुए तलवार पर आसमान में झूमता हुआ बढ़ चला। जब से मानव गतिविधियां ठप पड़ी थीं, नील तारा की हवाएं और आसमान एकदम निर्मल हो गए थे। नीचे झांकते हुए चिराग ने वीरान शहर को देखा। ऊंची इमारतें लताओं से ढक चुकी थीं। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बैलें सैकड़ों मीटर ऊपर तक कैसे चढ़ गईं। शायद जानवरों की तरह पौधे भी मानसिक ऊर्जा से प्रभावित होकर थोड़ा बहुत उत्परिवर्तित हो गए थे। चिराग उड़ता रहा, कभी नीचे की स्थिति देखता और सिर हिलाता। वह संतुष्ट नहीं था। कई क्षेत्रों में ज़ॉम्बी बहुत ही बिखरे हुए थे। ऐसे में रक्त परिशोधन यंत्रणा का उपयोग करना व्यर्थ होता। आखिरकार यंत्रणा को सक्रिय करने में आत्मा पत्थरों की जरूरत होती है। उसके पास जितने आत्मा पत्थर थे, वे अधिकतम आधे घंटे तक ही यंत्रणा को सक्रिय रख सकते थे। वो स्थान तो उपयुक्त लग रहा है। चिराग की आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि अधूरी बनी एक इमारत में 1000 से ज्यादा ज़ॉम्बियों की भीड़ इकट्ठी थी। वे ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे थे, जैसे किसी चीज ने उन्हें बुलाया हो। चिराग तुरंत अपनी उड़ती तलवार को उस दिशा में मोड़ता है। इस वक्त अधूरी इमारत की ऊपरी मंजिलों में 2 मजबूत पुरुष काले कपड़ों में एक बुजुर्ग को सहारा देते हुए ऊपर की ओर भाग रहे थे। बुजुर्ग का शरीर पसीने से भीगा था और वह लगभग घसीटा जा रहा था, फिर भी वह एक बड़े डिब्बे को कसकर पकड़े हुए था। कुछ ही पलों में वे छत पर पहुंच गए। दोनों पुरुषों ने वॉकी टॉकी निकालकर मदद के लिए संदेश भेजा और वहां मौजूद फर्नीचर से छत के दरवाजे को अवरुद्ध कर दिया। बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा और हांफने लगा। कुछ देर बाद बोला, साथियों, मैं अब एक बोझ बन गया हूं। मेरे रहते आपकी जिंदगी खतरे में है। ये स्तर 3 मानसिक ऊर्जा कोर ले लीजिए और मुझे यहीं छोड़ दीजिए। इसे पाने के लिए कई लोगों की जान गई है, इसे खोना नहीं चाहिए। दोनों पुरुषों ने तुरंत सिर हिला दिया। एक, जिसका नाम जुआंग कियांग था, गंभीरता से बोला, प्रोफेसर जेंग, आप लखनपुर राज्य के जीवन विज्ञान अनुसंधान संस्थान के प्रमुख हैं। आपकी जान हमारी जान से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर हम मर भी जाएं, तब भी आपको जिंदा रहना चाहिए। दूसरे, जिसका नाम था सुनील मेंग, ने भरोसा दिलाया, चिंता मत कीजिए, हम यहां आने से पहले काली धार सुरक्षा बल से संपर्क कर चुके थे। वे हेलीकॉप्टर भेजेंगे, संदेश भेजा जा चुका है। उन्हें जल्दी आना चाहिए, बस हमें थोड़ा समय काटना है। प्रोफेसर जेंग ने धीरे से सांस छोड़ी। दुनिया अब बहुत बदल चुकी है। मुझे डर है कि हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ ही मिनट बाद जोरदार धमकियों और ज़ॉम्बियों की दहाड़ों ने वातावरण को कंपा दिया। ये स्पष्ट था कि ज़ॉम्बियों ने जीवित लोगों की गंध पकड़ ली थी और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जुआंग कियांग और सुनील मेंग ने मिलकर अपनी ताकत से अवरोध को और मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन 2 लोग हजारों ज़ॉम्बियों की ताकत के आगे क्या कर सकते थे। एक जोरदार धमाके के साथ फर्नीचर बिखर गया और दर्जनों ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। अचानक आकाश में तलवार की गूंज सुनाई दी। अगले ही पल एक युवा आकृति आकाश से उतरती दिखाई दी। उसने अपनी लंबी आस्तीन फहराई और तेज हवा का झोंका उठा। तीनों आदमी चौंक उठे, क्योंकि ज़ॉम्बी अब बिना सिर वाले पागल जैसे हो गए थे। उनके सामने जीवित लोग खड़े थे, फिर भी वे उन्हें न देख पा रहे थे और न सूंघ पा रहे थे। उस युवक ने उंगली चटकाई और एक ऊर्जा किरण नीचे भेजी, जैसे भूखे भेड़ियों को मांस की गंध मिल गई हो। ज़ॉम्बी उसी ओर दौड़ पड़े। पल भर में ही सब ज़ॉम्बी गलियारे में घुस गए। युवक ने एक हाथ हिलाया और छत का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर उसने एक पीला तावीज़ निकाला और दरवाजे पर चिपका दिया। फिर वह तीनों की ओर बढ़ा। जुआंग और सुनील उसे देखकर स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता उनके सामने खड़ा हो। प्रोफेसर झेंग उस युवक को ध्यान से देखने लगा। उसका पहनावा किसी अमर साधक की तरह था। कृपया बताइए, आपने ऐसा क्या किया कि ज़ॉम्बी अब हमें नहीं पहचान पा रहे? जुआंग कियांग पूछ बैठा।
चिराग ने सहजता से जवाब दिया, बस एक मामूली आच्छादन मंत्र। यह आच्छादन मंत्र साधना के प्रारंभिक चरण का एक सामान्य मंत्र था जो जीवों की ऊर्जा को पूरी तरह छुपा देता था। ज़ॉम्बी दृष्टिहीन होते हैं और केवल गंध के आधार पर जीवितों का पता लगाते हैं। जब ऊर्जा छुपा दी जाती है तो ज़ॉम्बी दिशा भ्रमित हो जाते हैं। फिर थोड़ी सी मानव ऊर्जा छोड़कर उन्हें बहका दिया जाता है। ज़ुआंग कुछ और पूछने ही वाला था कि दरवाज़ा फिर से जोर से हिला और ज़ॉम्बियों की दहाड़ गूंज उठी। तीनों आदमी सहम गए, लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बिल्कुल अडिग खड़ा था। हज़ारों ज़ॉम्बियों के हमले के बावजूद उसमें कोई असर नहीं हुआ। चिंता मत करो, मैंने उस पर शिला रक्षक तावीज़ लगाया है, अब ये अंदर नहीं आ पाएंगे, चिराग ने शांत स्वर में कहा। प्रोफेसर झेन का दिल धक से रह गया। तर्क के अनुसार उन्हें उस डिब्बे के अंदर क्या है यह नहीं बताना चाहिए था, लेकिन सामने खड़ा ये युवक उनकी जान बचा चुका था और स्पष्ट रूप से अत्यंत शक्तिशाली था। ऐसे हालात में कुछ भी छुपाना मूर्खता होती, बेहतर था कि सच्चाई बता दी जाए। उन्होंने जुआंग कियांग और सुनील मेन को आगे बढ़ने से रोकते हुए ईमानदारी से कहा, इसके अंदर एक स्तर 3 का मानसिक ऊर्जा कोर है जो एक ज़ॉम्बी भालू से निकाला गया था। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया इसे न लें। ये हमारे जीवन विज्ञान अनुसंधान संस्थान के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसकी मदद से हम शायद ऐसा हथियार विकसित कर सकें जिससे ज़ॉम्बियों से लड़ा जा सके। ये पूरी दुनिया के लिए एक वरदान होगा। चिराग शेखावत ने भौहें चढ़ाईं, मैंने कब कहा कि मैं इसे लेना चाहता हूं? प्रोफेसर झेंग एक क्षण रुके, आप नहीं चाहते? यह एक स्तर 3 का मानसिक ऊर्जा कोर है। चिराग हल्के से हंसा, मेरे लिए ये जमीन पर पड़े कांच के मनके जैसा ही है। जरा दिखाए, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। प्रोफेसर झेंग थोड़ी देर झिझके, फिर डिब्बा थमा दिया। उन्होंने जीवन में कई लोगों से सामना किया था, लेकिन इस युवक की आंखों में जो गर्व और निर्विकार भाव थे वह झूठ नहीं लगते थे। चिराग ने डिब्बा खोला। भीतर एक लाल रंग की मोती जैसी चीज शांति से पड़ी थी। एक नज़र में वह किसी मामूली कांच की गोली जैसी ही लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसमें ऊर्जा की एक महीन लहर विद्यमान थी। यह ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में बहुत ही साधारण थी, मात्रा में भले अधिक हो, लेकिन गुणवत्ता में बस एक छोटे आत्मा पत्थर के बराबर। चिराग ने कुछ पल देखने के बाद ही उसे वापस डिब्बे में रखा और सिर हिलाया। ये तथाकथित स्तर 3 मानसिक ऊर्जा कोर बस एक छोटे आत्मा पत्थर जितनी ही ऊर्जा रखता था। अब वो इस दुनिया ब्लू स्टार की अलौकिक प्रणाली को समझने लगा था। तुम दोनों, क्या तुम स्तर 1 के सुपरह्यूमन हो? सैन्य पृष्ठभूमि से चिराग की नज़र उन 2 काले कपड़ों वाले जवानों पर पड़ी। उनकी सामूहिक कार्रवाई से साफ झलकता था कि यह तालमेल केवल किसी सैन्य प्रशिक्षण से ही संभव है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। जुआंग कियांग ने ईमानदारी से कहा, हम लिंजियांग प्रांत की लिंजियांग सेना से हैं। हमें इस ज़ॉम्बी भालू के मानसिक ऊर्जा कोर को हासिल कर प्रोफेसर झेन को सुरक्षित बाहर निकालने का कार्य सौंपा गया था। चिराग ने हल्के से सिर हिलाया। ज़ॉम्बी संकट और सर्वनाश के बावजूद जब तक मानवता समाप्त नहीं होती तब तक राष्ट्र और शक्तियां जीवित रहती हैं। स्पष्ट था कि हनु वंश का सरकारी तंत्र अब भी क्रियाशील था। तुम्हें बाहर निकालने के लिए कौन आने वाला है? चिराग ने लापरवाही से पूछा। सुनील मेंग ने जवाब दिया, कालीधार सुरक्षा बल, वे हेलीकॉप्टर से हमें निकालेंगे। अब तक आए क्यों नहीं? चिराग ने पूछा। जुआंग कियांग ने असहाय स्वर में कहा, उनका हेलीकॉप्टर बहुत समय से उपयोग में नहीं आया था, मरम्मत की जरूरत थी, इसलिए मुलाकात का समय दोपहर में तय था। लेकिन हम पर अचानक बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी टूट पड़े और हमें तुरंत आपातकालीन संदेश भेजना पड़ा। शायद उसी वजह से देर हो रही है। दोनों जवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से सांस छोड़ी। कालीधार सुरक्षा बल सिर्फ एक स्थानीय संगठन था, लिंजियांग सेना की तरह अनुशासित और सक्षम नहीं। उनकी अपनी मौत मायने नहीं रखती थी, परंतु ये स्तर 3 मानसिक ऊर्जा कोर वापस न ले जाना पूरे लिंजियांग प्रांत के लिए एक बड़ी क्षति होती। चिराग मुस्कुराया, तुम लोगों ने इतने ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर लिया, यह मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। एक काम कर दो, मैं तुम्हें सुरक्षित निकाल दूंगा। प्रोफेसर झेंग और दोनों सैनिक चौंक गए। प्रोफेसर झेंग ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, कृपया बताइए, हम जरूर मदद करेंगे। फिर तुरंत जोड़ा, लेकिन किसी नियमविरुद्ध कार्य में हम भाग नहीं ले सकते, ये हमारी सीमाएं हैं। चिराग हल्के से हंसा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस छत पर खड़े रहो और ज़ॉम्बियों को आकर्षित करते रहो, बस इतना ही। शिला रक्षक तावीज़ के रहते ये दरवाज़ा टूटेगा नहीं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ज़ॉम्बियों को और बुलाना,
ये युवक करना क्या चाहता था, वे कुछ भी समझ नहीं पाए। प्रोफेसर झेंग ने सिर हिलाया, ये कार्य कठिन नहीं है, हम कर सकते हैं। चिराग ने प्रशंसा में सिर झुकाया और अगले ही पल उड़न तलवार पर सवार होकर आकाश में उड़ गया। छत पर एक तेज हवा का झोंका उठा, जिससे तीनों की आंखें खुल नहीं पा रही थीं। जब उन्होंने दोबारा देखा, चिराग हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। तीनों अवाक रह गए। जब वह पहली बार आया था, तब उन्होंने ठीक से देखा नहीं था, लेकिन अब अपनी आंखों से देख रहे थे, वो सचमुच उड़ रहा था। ज़ुआंग कियांग ने धीरे से कहा, हवा में उड़ान, इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सुनील मेंग स्तब्ध था, क्या ये साधक है? प्रोफेसर झेन का पूरा विश्वदृष्टिकोण फिर से हिल गया था। पहले ज़ॉम्बी संकट ने उसे बदला था, अब यह नया झटका। हमें लौटते ही यह रिपोर्ट करना होगा। लिंजियांग प्रांत में एक साधक, ये अविश्वसनीय है। उनकी उंगलियां उम्र के साथ थरथराने लगीं। इधर चिराग आकाश में उड़ते हुए एक आदर्श स्थान की तलाश कर रहा था ताकि रक्त शोधन यंत्रणा स्थापित कर सके। इस यंत्रणा के लिए उसे 18 ध्वज लगाने थे। हर ध्वज को एक विशिष्ट बिंदु पर स्थापित करना और उसमें आत्मा पत्थर डालना था। अंत में एक यंत्रणा चक्र से इसे सक्रिय करना होता। हालांकि चिराग की यंत्रणा विद्या औसत स्तर की थी, लेकिन मेहनत और एकाग्रता के दम पर वह रक्त शोधन यंत्रणा को सटीकता से स्थापित करने में सक्षम था। आधे घंटे के भीतर उसने सभी 18 ध्वज लगा दिए। ऊपर से देखने पर यह एक 18 भुजाओं वाला बहुभुज दिखाई देता था, जिसने आसपास के अधिकतर ज़ॉम्बियों को घेरे में ले लिया था। यही कारण था कि चिराग ने प्रोफेसर झेंग और दूसरों को छत पर बने रहने के लिए कहा था, ताकि वे ज़ॉम्बियों को आकर्षित करते रहें और वे इधर उधर न बिखरें। सारी तैयारियों के बाद चिराग छत पर लौट आया। इस समय तीनों लोग प्रोटीन बार खा रहे थे। उसे देखते ही वे तुरंत उठ खड़े हुए। एक एक करके मेरे साथ चलो, चिराग ने कहा और सबसे पहले प्रोफेसर झेंग की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उड़न तलवार एक बार में केवल एक व्यक्ति को ही सह लेती थी। दोनों सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़ना चाहा। उन्हें आदेश था कि प्रोफेसर की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करनी है। लेकिन प्रोफेसर झेंग पहले से ही यह अनुमान लगा चुके थे। उन्होंने दोनों की कलाई पकड़ ली और आंखों से इशारा किया। दोनों समझ गए, इस युवक की शक्ति इतनी अधिक है कि वह चाहे तो उन्हें क्षण में मिटा सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने वादे पर कायम है। ऐसे में उस पर अविश्वास करना मूर्खता होगी। चलिए युवा मित्र, प्रोफेसर झेंग मुस्कराते हुए बोले। चिराग ने आधा मुस्करा कर सिर हिलाया। वह ये सब भलीभांति समझ रहा था, लेकिन वह मौन रहा। तीनों ने ज़ॉम्बियों को आकर्षित करने में उसकी मदद की थी, इस कारण उसका मन प्रसन्न था। उन्हें सुरक्षित छोड़ना उसका कर्तव्य था। जल्द ही चिराग ने उन्हें अधूरी इमारत से उठाकर पास के खुले मैदान में सुरक्षित उतार दिया। अपने बचाव दल से संपर्क करो, मुझे कुछ और काम करने हैं, उसने हाथ के इशारे से कहा। धन्यवाद, प्रोफेसर झेंग ने गहराई से झुककर कहा, फिर स्वयं को रोक न सके। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चिराग शेखावत। धन्यवाद युवा मित्र चिराग, मैं झेंग बाओशान। आज का ये जीवनदायिनी उपकार कभी नहीं भूलूंगा। फिर एक बार झुककर प्रणाम कर प्रोफेसर झेंग ज़ुआंग कियांग और सुनील मेंग के साथ आगे बढ़ गए। चिराग शेखावत ने दूर होते हुए लोगों की ओर एक झलक डाली, फिर अपनी पूरी ध्यान उन जरूरी कामों पर लगाया, रक्त शोधन यंत्र को सक्रिय करने पर। वह अपनी उड़न तलवार पर सवार होकर बीच हवा में ठहर गया और अधूरे भवन में सैकड़ों ज़ॉम्बी को देखा, जो सिर रहित मक्खियों की तरह इधर उधर भटक रहे थे। फिर उसने यंत्र डिस्क को सक्रिय किया। 18 बिंदुओं से एक अनोखी रक्तिम रोशनी फूटी, जो तेजी से पूरे इलाके को घेरने लगी। रक्त शोधन यंत्र के अंदर सब कुछ गाढ़े लाल धुंध में लिपटा था, जिससे सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट दिखाई दे रहा था। उस क्षेत्र में मौजूद सभी जीवित प्राणी अपनी रक्त शक्ति तेजी से खोते दिखे। ज़ॉम्बी, जो पहले भयंकर गुर्राहट कर रहे थे, अब धीरे धीरे झुकने लगे क्योंकि उनकी जीवन रुधिर शक्ति खींच रही थी। 3 मिनट से भी कम समय में एक के बाद एक वे मम्मी जैसे सूखे शव बनकर नीचे गिरने लगे। प्रक्रिया जारी रही। दूसरा, तीसरा, चौथा। सारा रक्त तत्व यंत्र डिस्क की ओर आकर्षित होकर मुट्ठी के आकार के रक्त मोतियों में बदल गया। चिराग उड़न तलवार पर स्थिर खड़ा इस प्रभावशीलता को देखकर उत्साह से भर उठा। जल्दी ही क्षेत्र के सभी ज़ॉम्बी का रक्त शोधन यंत्र द्वारा पूरी तरह शोषण हो चुका था और 18 यंत्र पताकाओं में रखे आत्मा पत्थर भी खत्म हो गए थे। निरीक्षण पर चिराग ने देखा कि यंत्र डिस्क पर 13 बड़े रक्त मोती बन चुके थे। हर एक गहरा लाल, चमकदार, जैसे लाल जैड के मणि और हल्की रक्त की खुशबू छोड़ रहे थे।
चिराग ने खुशी से सिर हिलाया। इन 13 बड़े रक्त मोतियों से मैं अपने प्राण शक्ति के 9वें स्तर तक की साधना कर सकता हूँ। जैसे ही वह जाने ही वाला था, आसमान में अजीब सा दृश्य दिखा। सुनहरी रोशनी ने आकस्मिक रूप से सैकड़ों सुनहरे फूलों का रूप लेकर उसके चारों ओर घुमावदार नृत्य किया। यह नज़ारा लगभग 5 मिनट तक चला और फिर धीरे धीरे समाप्त हो गया। चिराग हैरान था। सुनहरे फूल, ये तो पुण्य और महान सद्गुण का सूचक होते हैं, लेकिन मैं तो एक दानव साधक हूँ। कुछ पल की चौंक के बाद उसे याद आया, उसने हजारों ज़ॉम्बी मारे थे, संभवतः 3000 से अधिक। हर ज़ॉम्बी की हत्या पर थोड़ी सी पुण्य साधना जमा होती है। इतना पुण्य जमा होकर यह अद्भुत दृश्य बना। चिराग का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। दानव साधक, महान पुण्य, सुनहरे फूल, ये तीनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दानव साधक के पास हमेशा भारी पाप और कर्म होते हैं, आकाशीय बिजली न गिरना भी बड़ी बात है। फिर भी पुण्य, सुनहरे फूल, ये विरोधाभास सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उसकी यात्रा कितनी विचित्र और अनोखी है। इतिहास में शायद मैं अकेला दानव साधक हूँ जिसने ऐसा पुण्य का चमत्कार प्राप्त किया हो। चिराग मुस्कुराया। सभी सुनहरे फूल उसके शरीर में समा गए। उसकी सोच बेहद स्पष्ट हो गई। वह रक्त आत्मा तकनीक की कठिनाइयों को आसानी से समझने लगा, जैसे देवत्व ने उसे ज्ञान दिया हो। जो समस्याएं पहले हल नहीं हो पाती थीं, वे अब सरलता से सुलझने लगीं। साथ ही उसने अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस किया। लंबी आयु, बड़ा हुआ भाग्य, असली पुण्य के लाभ, उसके समग्र ज्ञान और जीवन काल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। समझ गया, जो धर्मी साधक हर दिन दुष्टों का संहार करते हैं, वे यही पुण्य चाहते हैं। चिराग ने अंततः कहा, अगर मैं भविष्य में लाखों करोड़ों ज़ॉम्बी को रक्त शोधन यंत्र से समाप्त करूं, तो ये पुण्य मुझे अनगिनत ज्ञान, भाग्य और लंबी आयु देंगे। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर चमक आ गई। ये ग्रह, ब्लू स्टार, दानव साधकों के लिए सचमुच स्वर्ग जैसा है। चिराग ने जल्दी से यंत्र पताकाएं समेटी और उड़न तलवार लेकर चल दिया। इतने सारे रक्त मोती हासिल कर लिए थे, अब उसे गहन साधना करनी थी। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर तेज आवाज करता हुआ ऊपर से गुजरा। उसमें थे जरूरत के मुताबिक प्रोफेसर झेंग बाओशान, जुआंग कियांग, सुनील मेंग और पायलट वांग योंग, जो हैफिंग सुरक्षा कंपनी का टीम लीडर भी था। प्रोफेसर झेंग, जैसे ही आपका संकट संदेश मिला, हम जल्दी आए, लेकिन हेलीकॉप्टर काफी दिन से उड़ाया नहीं गया था। स्पेयर पार्ट्स की कमी के कारण मरम्मत में देर हुई। वांग योंग ने माफी मांगी। जुआंग कियांग ने तंज भरे स्वर में कहा, अगर कोई और हमें बचाने नहीं आता तो हम पहले ही ईस्ट लेक सिटी में मर चुके होते। संस्थान के रिसर्च की देरी और आपका ज़ॉम्बी खिलाने के लिए बाहर निकालना इसकी तुलना में कुछ भी नहीं। वांग योंग ने असहज मुस्कान दी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। उसने प्रोफेसर झेंग के मन को लुभाने की कोशिश की, पर झेंग ने पूरी उड़ान भरते समय उसे एक नज़र तक नहीं दी। वांग योंग असहज हो गया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने अचानक अधूरे भवन की ओर इशारा किया। हे भगवान, यहाँ क्या हुआ? झेंग बाओशान और बाकी लोग उसकी नज़र के अनुसार देखने लगे। वे उस इमारत को पहचान गए जहाँ वे पहले रुके थे, लेकिन जो जगह थोड़ी देर पहले सैकड़ों ज़ॉम्बी से भरी थी, अब सन्नाटे में डूबी थी। करीब जाकर देखा तो सूखे और मम्मी जैसे शव बिखरे हुए थे। ज़ॉम्बी जो कुछ देर पहले जीवंत थे, अब मृत पड़े थे। उनकी मौत अजीब और डरावनी थी। रुको, मुझे नीचे जाकर देखना होगा, झेंग ने सख्ती से कहा। लेकिन वहां अभी भी ज़ॉम्बी छिपे हो सकते हैं। वांग योंग घबराया। मैंने कहा, मुझे नीचे जाना है, झेंग ने कड़क आवाज में कहा। वांग योंग ने और बोलने की हिम्मत नहीं की और हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। कुछ ही पलों में जुआंग कियांग और सुनील की सुरक्षा में झेंग बाओशान अधूरे भवन के बाहर पहुंचे। नजदीक जाकर वे चारों तरफ बिखरे कंकाल देख सकते थे। जुआंग कियांग ने एक मृत ज़ॉम्बी को अपनी सैन्य चाकू से काटा, मगर उसमें कहीं भी रक्त नहीं था। हल्के दबाव में उसकी हड्डियां बारीक कंकड़ जैसी टूट गईं, मानो सारी नमी और रक्त निकाल लिया गया हो। ये कैसे हो सकता है? झेंग चुप रह गया। आधा घंटा भी नहीं बीता था और यहाँ के हजारों ज़ॉम्बी का रक्त पूरी तरह निकल चुका था। यह मानवीय शक्ति से परे था। क्या यह वही साधक था? सुनील ने धीरे से कहा। झेंग बाओशान ने गंभीर होकर सिर हिलाया। बहुत संभव है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जल्दी से जनरल ये को रिपोर्ट करना होगा। हाँ, जुआंग कियांग और सुनील ने भी सहमति में सिर हिलाया। चिराग शेखावत ने पीछे मुड़कर उन हटती हुई परछाइयों की ओर एक क्षण दृष्टि डाली,
फिर अपना ध्यान वापस उस मुख्य कार्य पर केंद्रित किया, रक्त शोधन यंत्र को सक्रिय करने पर। वह अपनी उड़न तलवार पर सवार होकर हवा में ऊपर उठा और नीचे की ओर देखा, जहां अधूरी इमारत में ज़ॉम्बी बिना सिर वाले कीड़ों की तरह तितर बितर भाग रहे थे। उसने यंत्र की डिस्क को सक्रिय कर दिया। अचानक 18 बिंदुओं से रक्तिम प्रकाश फूट पड़ा, जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। रक्त शोधन यंत्र के प्रभाव से चारों ओर एक गाढ़ा धुंधलाता लाल कुहासा छा गया, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। इस क्षेत्र में मौजूद हर जीव का रक्त धीरे धीरे खींचने लगा, वह भी इतनी स्पष्टता से कि उसे देखा जा सकता था। ज़ॉम्बी जो अभी तक गला फाड़कर चिल्ला रहे थे, कुछ ही क्षणों में निर्जीव हो गए, जैसे उनकी जीवन शक्ति सूख चुकी हो। 3 मिनट से भी कम समय में वे एक एक करके मम्मी जैसे सूखे शरीर में बदलते चले गए और जमीन पर गिर पड़े। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। दूसरे, तीसरे, चौथे। सारा रक्त यंत्र की डिस्क की ओर खींचता चला गया और एकत्र होकर मुट्ठी के आकार के रक्त मणियों का रूप लेने लगा। चिराग, जो हवा में उड़न तलवार पर खड़ा था, रोमांचित हो उठा। इस यंत्र की दक्षता अद्भुत थी। कुछ ही देर में पूरे क्षेत्र के ज़ॉम्बियों का रक्त पूरी तरह खींच चुका था और यंत्र के 18 झंडों में लगे आत्मा पाषाण भी पूरी तरह से खर्च हो चुके थे। जब चिराग ने यंत्र की डिस्क की ओर देखा, तो वहां कुल 13 बड़े रक्त मणि चमक रहे थे, हर एक चमकता हुआ गाढ़ा लाल, जैसे कोई लाल जैड पत्थर, और उनमें से हल्की सी रक्त की गंध भी उठ रही थी। वो उन्हें देखकर चकित रह गया। हर एक मणि मुट्ठी जितनी बड़ी थी और गुणवत्ता में बेहतरीन। हर मणि लगभग 20 छोटे मणियों के बराबर थी। ये 13 बड़े रक्त मणि तो मुझे 9वें स्तर तक की ऊर्जा साधना के लिए पर्याप्त हैं, चिराग ने हल्के से सिर हिलाते हुए सोचा। जैसे ही वो वहां से निकलने की सोच रहा था, उसने आकाश में एक विचित्र दृश्य देखा। स्वर्णिम प्रकाश के झरने अचानक से उत्पन्न हुए और आकाश से गिरती हजारों सुनहरी कलियां उसके चारों ओर घूमने लगीं। ये दृश्य करीब 5 मिनट तक चला और फिर धीरे धीरे समाप्त हो गया। चिराग अचंभित रह गया। स्वर्णिम पुष्पवर्षा, ऐसा तो उन्हीं के लिए होता है जिनमें अत्यंत पुण्य होता है। फिर यह उसके साथ क्यों हुआ? एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रहा, फिर उसे ध्यान आया। अभी अभी उसने हजारों ज़ॉम्बियों का वध किया था। संख्या की गिनती तो नहीं थी, पर 3000 से अधिक अवश्य रहे होंगे। हर ज़ॉम्बी के वध से थोड़ा थोड़ा पुण्य अर्जित होता है, और अब वह संचित पुण्य इस अद्भुत घटना का कारण बना। चिराग का चेहरा विचित्र हो उठा। एक तांत्रिक साधक, पुण्य, स्वर्णिम पुष्पवर्षा, ये शब्द एक साथ नहीं बैठते। तांत्रिकों के ऊपर तो अक्सर कर्म का भार होता है, स्वर्गीय वज्रपात न हो यही बहुत है। फिर भी महान पुण्य, स्वर्णिम पुष्पवर्षा, ये विरोधाभास उसे अपने कर्मों पर सोचने पर विवश कर रहे थे। शायद इतिहास में मैं पहला तांत्रिक हूं जिस पर पुण्य वर्षा हुई है, चिराग ने एक सूनी हंसी के साथ सोचा। तभी सारी स्वर्ण कलियां उसके शरीर में समा गईं। चिराग ने पलकें झपकाईं और अचानक महसूस किया कि उसकी सोच अप्रत्याशित रूप से स्पष्ट हो गई है। ब्लड स्पिरिट साधना में जो कठिनाइयां पहले जटिल लगती थीं, अब एक एक करके जैसे खुद ब खुद सुलझने लगीं। उसने अपने भीतर कुछ गूढ़ और अभिव्यक्त न होने योग्य अनुभूति को महसूस किया। दीर्घायु, सौभाग्य और भाग्यवृद्धि, ये सब पुण्य की बदौलत। अब वो समझ गया, इसलिए ये तथाकथित धर्मात्मा रोज अधर्म का नाश करो का नारा लगाते हैं, ये पुण्य के पीछे दौड़ते हैं। यदि मैं भविष्य में रक्त शोधन यंत्र का उपयोग कर लाखों करोड़ों ज़ॉम्बियों की बलि दूं, तो पुण्य का इतना विशाल प्रवाह मेरे पास आएगा कि मेरी समझ, भाग्य और जीवन काल सब में अपार वृद्धि होगी। विचार मात्र से ही उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि की मुस्कान आ गई। ये ब्लू स्टार ग्रह तो सच में तांत्रिकों के लिए स्वर्ग है। चिराग ने झंडों को समेटा और उड़न तलवार पर सवार होकर वहां से चला गया। अब जब उसके पास इतने रक्त मणि थे, तो उसे साधना में लग जाना चाहिए। जैसे ही चिराग वहां से गया, ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी, जिसमें प्रोफेसर बाबा वशिष्ठ, करण सिंह, माधव देव और विक्रम यादव नामक पायलट, जो ब्लैक विंग सिक्योरिटी कंपनी का टीम लीडर भी था, सवार थे। प्रोफेसर साहब, जैसे ही आपका संकट सिग्नल मिला, हम तुरंत रवाना हुए, विक्रम ने कहा, मगर हेलीकॉप्टर काफी समय से खड़ा था और स्पेयर पार्ट्स की कमी थी, इसलिए मरम्मत में देरी हो गई। करण सिंह ने चिढ़ते हुए कहा, अगर कोई और हमारी मदद न करता, तो अब तक हम ईस्ट लेक सिटी में ज़ॉम्बियों का चारा बन चुके होते। आपके इस मरम्मत वाले बहाने से इंस्टीट्यूट की रिसर्च की जो बर्बादी हुई, उसका हर्जाना भी तुम नहीं भर सकते। विक्रम ने संकोच से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जी, आप सही कह रहे हैं।
उसने प्रोफेसर वशिष्ठ से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध प्रोफेसर ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। विक्रम असहज हो उठा। कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसने नीचे की अधूरी इमारत की ओर इशारा करते हुए चौंक कर कहा, हे भगवान, ये यहाँ क्या हुआ है? सभी ने नीचे देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये वही इमारत थी जहाँ वे कुछ समय पहले थे। मगर जो इमारत कुछ देर पहले हजारों ज़ॉम्बियों से भरी थी, अब पूरी तरह शांत थी। ध्यान से देखने पर वहां चारों ओर असंख्य सूखे हुए शव बिखरे पड़े थे। रुको, मुझे नीचे उतरना है, प्रोफेसर वशिष्ठ ने कठोर स्वर में कहा। विक्रम झिझकते हुए बोला, लेकिन नीचे अभी भी ज़ॉम्बी छुपे हो सकते हैं। मैंने कहा नीचे उतारो, प्रोफेसर ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। विक्रम ने और कुछ कहने का साहस न किया और हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। कुछ देर बाद करण और माधव की सुरक्षा में प्रोफेसर वशिष्ठ इमारत के पास पहुंचे। अब पास जाकर उन्होंने देखा, हर तरफ सूखी लाशें पड़ी थीं। करण सिंह ने सेना की छुरी निकालकर एक शव को काटा। भीतर न तो रक्त था, न नमी। हल्का सा दबाते ही वो भुरभुरा होकर मिट्टी की तरह बिखर गया। ये कैसे संभव है? प्रोफेसर वशिष्ठ अवाक रह गए। सिर्फ आधा घंटा पहले उन्होंने ये जगह छोड़ी थी, और अब हजारों ज़ॉम्बियों का खून पूरी तरह निकल चुका था। ये इंसानी शक्ति से परे था। क्या ये वही साधक था? माधव ने धीमे स्वर में कहा। चिराग के हावभाव और शक्ति को याद करते हुए वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। बहुत संभव है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें तुरंत जाकर जनरल अजय को रिपोर्ट देनी होगी। जी, करण और माधव दोनों ने एक स्वर में कहा। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।